Hello everybody, today we are seeing the part 2 of this chapter Glimpses of the Past, which is the chapter of class 8 English book Honey Dew. Okay, so अभी तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से लता मंगेशकर जी जो हैं वो एक फंक्शन में, दिल्ली के एक फंक्शन में एक गाना गा रही हैं जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। अब हम इस चैप्टर के अंदर ये पूरा पढ़ेंगे कि 1757 से लेकर 1857 तक किस तरीके से हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने रूल करा, लेकिन एंड में जाकर एक रिवॉल्ट हुआ जिससे ब्रिटिशर्स जो थे उनको वो बहुत ज़्यादा मरे और उनको मार दिया गया इंडियंस के थ्रू। इंडियंस ने उनको मारा और क्या हुआ कि वो लोग यहाँ से भाग गए। ओके, इन द सेकंड पिक्चर वी सॉ कि किस तरीके से इंडिया का पार्ट इतना तो ब्रिटिशर्स के पास है, रेड वाला तो, और जो येलो वाला है वो किसके पास है, इंडिया के जो प्रिंसेस हैं। लेकिन जो इंडिया के प्रिंस थे वो इतना ज़्यादा शॉर्ट साइटेड थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए और एंटर होकर ब्रिटिशर्स ने ही हमारे जो प्रिंस थे उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, उनको हरा कर। और फिर हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि हाउ ही फॉट सो ब्रेवली, कि इतना ज़्यादा वो ब्रेवली उन्होंने फ़ाइट करा और वो मरते दम तक उन्होंने फ़ाइट करते ही रहे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनको पता था कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हम लड़े तो, अगर हमने ब्रिटिशर्स को हाथ में हमारा सब कुछ दे दिया। तो इसलिए टीपू सुल्तान लड़ते गए ब्रिटिशर्स से। लेकिन कुछ लोग जो थे, जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर, तो कुछ लोग जो थे, जो कि इन प्रिंस जो थे, वो लोग हर वक्त लड़ते रहते थे, तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो लोग क्या थे, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने उसको प्रेज़ करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आ गए हैं और गॉड ने उनके पास ब्रिटिशर्स को भेजा है। देन वी रेड के कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता लग गया था कि अब उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। देन के किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने शुरुआत कर दी थी उनके रूल्स की, ऑपरेशन की, और उन लोगों ने कैसे हमारे रिलीजन को यूज़ करा, हमारे सुपरस्टिशंस को यूज़ करा, और ऐसे बोला कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो इंडियंस हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडियंस इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे। इंडियंस ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि वो कहीं किसी और कंट्री पे जाके वो लोग हमला करें, नहीं, उनके ऊपर ही हमले हुए बराबर लगातार अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू, लेकिन हमेशा वो जीत गए। बट इस बार क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर इंडिया के अंदर वो एंटर हुए और उन्होंने इस तरीके के कुछ टैक्सेस लगाए, जिससे जो फार्मर्स की जो फील्ड्स थी, जो पेजेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनकी जो फील्ड्स थी वो उनसे ले ली गई, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे टैक्सेस। और अगर वो नहीं करते थे टैक्स, उनकी फील्ड लेकर भी अगर वो पे नहीं कर पाते थे टैक्स, तो उनको ले जाकर जेल में डाल दिया गया था। और किस तरीके से उनकी मशीन्स के वजह से जो आर्ट के जो लोग हुआ करते थे, जो कि हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, जो हाथ से बनाते थे, उनका भी जो सारा काम था वो सारा ठप हो गया था। और उन्होंने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर ही सारे टैक्स लगाए थे। अगर इंग्लैंड से कोई भी चीज़ आती थी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, तो और वो हराम से वहाँ से सस्ती चीज़ें लाकर इंडिया के अंदर उसको डबल रेट पे बेचा करते थे विदाउट एनी टैक्सेस गिविंग टू इंडिया। अब नाउ वी आर रीडिंग राम मोहन रॉय कौन थे और किस तरीके से उन्होंने बाहर जाके ब्रिटिशर्स को एक मैसेज दिया था। Okay, so Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood that what was wrong with this country. Okay, with the country. Okay, जो राम मोहन रॉय थे वो एक बहुत ज़्यादा लर्नड मैन थे। लर्नड मैन होते हैं जो कि ही वॉज एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और उनको इंग्लिश वगैरह भी आती थी, और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनकी कंट्री के साथ क्या रॉन्ग है, किस चीज़ की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा ऑप्रेस हो गए हैं। जैसे कि सुपरस्टिशंस पे, हमारे रिलीजन में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस थे जो कि हमें बदलने थे, जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स थे, जो कि अंग्रेज़ थे, वो हम पे आके रूल करने लग गए थे। तो उन सुपरस्टिशंस को हटाना था। किस तरीके से, अब देखो, एक सुपरस्टिशन ये था कि अगर कोई भी समुद्र को पार कर लेगा तो उसका रिलीजन जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो इस सुपरस्टिशंस को बहुत ज़्यादा माना जाता था, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता था। लेकिन अब अगर आप देखो तो आप तो कहीं भी ट्रैवल करो,
किसी भी जगह पे जाओ लेकिन आपका रिलीजन तो आपके साथ ही रहेगा, राइट। तो इस ऐसे कुछ ऐसे सुपरस्टिशन से, जैसे कि सती प्रथा थी, सती प्रथा में ये हुआ करता था कि कोई विधवा हो जाती थी या फिर किसी का जो पति होता था वो मर जाता था, तो उसको भी उसके पति के साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। अनटचेबिलिटी थी कि कोई भी ब्राह्मण, कोई शूद्र ब्राह्मण के मंत्र में नहीं जाएगा, सब कुछ अलग अलग हुआ करता था। एंड ऐसा हुआ करता था सुपरस्टिशंस के थ्रू, ओके। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये थोड़े लर्नेड पर्सन थे, इनको समझ में आ गया था कि ये जो सुपरस्टिशंस हैं वो गलत हैं, और इन्हीं सुपरस्टिशंस का फ़ायदा उठाकर ही हमारे जो रूल कर रहे हैं, हम पे जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, वो क्यों इन्हीं सुपरस्टिशंस का फ़ायदा उठाकर रूल कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि सुपरस्टिशन था कि जो कोई भी इंसान है अगर सी को पार करके कहीं और चले जाएगा तो वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, राइट, उसका धर्म ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इन लोगों ने इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाया कि कोई भी इंग्लैंड में जाने के लिए उन लोगों को समुद्र पार करना पड़ता था, राइट। तो इंग्लैंड में जाकर अगर कोई उनकी सारी पॉलिसीज़ के बारे में ना जान पाए, तो इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ का ऐसे फ़ायदा उठाया, ओके। तो लेट्स सी, let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must try to reform our society. Superstitions have been ruining us, okay. तो अब यहाँ पे राम मोहन रॉय की क्या सोच थी कि हमें खुद को इस तरीके से, गलत तरीके से, नीचे के भाव से नहीं देखना चाहिए। जो हमारा एंशिएंट कल्चर जो है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हम उस एंशिएंट कल्चर के साथ ही वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम एशियन कल्चर को साथ में रखते हुए भी बहुत ही सारे अचीवमेंट्स के लायक हैं। हमें खुद को बिल्कुल नीचा नहीं समझना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमें समझ लिया है, और वो हमारा फ़ायदा किसके थ्रू उठा रहे हैं? सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। तो हमें इन सुपरस्टिशंस को हटाना पड़ेगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज हेयर। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा उनकी जो वाइफ थी, उनको क्या बोला राम मोहन रॉय ने कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। अब जो काउज हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई वाइट होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, राइट। आप लोगों ने सबने गाय देखी है, उन सबको वो सब कैसी होती हैं? अलग अलग कलर की होती है, लेकिन उन लोगों का जो दूध होता है वो सब सेम कलर का होता है। ऐसे ही जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, पर एक उनका जो मेन मकसद क्या होता है? ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना, ओके। उनका सेम, हर एक रिलीजन का एसेंस क्या है? वो सेम है, और वो है ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना, चाहे वो कोई सी भी प्रैक्टिस करते हों। तो हमें हमारे सुपरस्टिशंस को हटाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए बनाए गए हैं, ओके। तो ये चीज़ वो किसको बोलता है? उमा को, उनकी वाइफ को बोलता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब देखो, जो राम मोहन रॉय थे वो एक वैसे भी लर्नेड पर्सन तो थे, तो वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से, बहुत ज़्यादा वो थे, वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है, अट्रैक्टेड भी थे उस नॉलेज, मॉडर्न और साइंस नॉलेज के थ्रू। तो जो वो लोग, वो सबको क्या बताते कि नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिकल होनी चाहिए, ओके। सो नाउ अब उन्होंने एक सुपरस्टिशन को उन्होंने खुद नहीं तोड़ दिया कि ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। अब देखो, उसने फर्स्ट सुपरस्टिशन कौन सा तोड़ा था? उनका रिलीजन कोई भ्रष्ट नहीं हुआ, उनको वो अभी भी जो इस रिलीजन से बिलोंग करते थे वो वैसे ही थे, लेकिन तब भी उन्होंने जब सी को क्रॉस कर लिया और वो इंग्लैंड पहुँचे। सो इंग्लैंड में क्यों गए थे? वो इंग्लैंड को इसलिए देखने गए थे ताकि वो देख सकें कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स को बोला कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स। अब ये जो राम मोहन रॉय जो हैं, इन्होंने क्या करा? ये वहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास गए इंग्लैंड में, और उन्होंने वहाँ पे जाके बोला सबसे कि हमने तुम्हें रूलर्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिया है, और तुम भी हमें एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रजा एक्सेप्ट करो। लेकिन
तुम्हें हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रूलर की जो सब्जेक्ट्स के द्वारा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब कोई किंग होता है तो उसको उसके सब्जेक्ट्स की, उसकी प्रजा की बात सुननी पड़ती है, राइट, उसके लोगों की, उसकी कंट्री की, वरना तो वो लोग उसको पावर से ही हटा देंगे, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग क्या करते थे, उन्होंने हमें गुलाम समझ रखा था, हमें उनकी प्रजा नहीं समझ रखा था। उन्होंने जो हमारे राम मोहन रॉय थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करा था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको 1823 में रोक दिया, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी कहीं रूल उनके हाथ से ना चले जाए, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें लिखी होती थी राम मोहन रॉय ने, जिससे जो इंसान है उसके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें और मतलब इंटेलिजेंस आए। लेकिन जो हमारे जो इंडियंस थे वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, वो रिलीजन के साथ बन के रह गए थे, और वो एजुकेटेड भी नहीं थे इतनी ज़्यादा। ओके, अब नाउ द फिफ्थ थिंग वी आर सीइंग इज ऑपरेशन होता है जो कि अनजस्ट रूल होता है। फर्स्ट उन्होंने रूल क्या बनाया था, उन्होंने एक रेगुलेशन 3 पास कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, जिसमें क्या था कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी इंसान को जेल कर दिया जाता था। बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये राम मोहन रॉय ने राजा जो भी बोला, लेकिन उन लोगों को क्या था, उन लोगों को तो फ़ायदा उठाना था हमारा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑपरेशन वैसे ही रखा, जस्ट रूल वैसे ही चला के रखा, और उन्होंने क्या करा, 1880 में एक ऐसा लॉ पास कर दिया जिसमें ये था कि कोई भी, जब ट्रायल का मतलब होता है जब कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, और अगर कोई प्रूफ नहीं होता तो उस इंसान को इनोसेंट करार करके और फिर उसको इनोसेंट करार करके जेल में नहीं डाला जाता है, राइट। उन पर कोई भी चार्जेस भी नहीं लगाए जाते। लेकिन इस लॉ के अंदर क्या था कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी साझा के इंडियंस को कहाँ डाल दिया जाता था, इनोसेंट इंडियंस को भी कहाँ डाल दिया जाता था, जेल के अंदर डाल दिया जाता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रॉ बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब इस पूरे जब ये सारा चल रहा था तो ये सारे जो ब्रिटिशर्स जो थे और जो इंडिया में जो काम कर रहे थे, उनको इतनी ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। उनको इतनी ज़्यादा कम सैलरीज दी जाती थी इंडियंस को तो, और ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी। और उनका जो बिज़नेस था, प्राइवेट बिजनेस, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा ही चलता था, क्योंकि जो सारे गुड्स और सर्विसेज जो आती थी इंग्लैंड से, वो बिना टैक्स के आती थी और सस्ता होता थी वो चीज़। लेकिन इंडिया में आकर वो लोग हर चीज़ को इतना ज़्यादा महंगा कर देते थे। ओके, इन 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। आप देखो, उस वक्त तो 1 रुपये की भी इतना ज़्यादा कीमत होती थी, लेकिन उस वक्त में 1829 के अंदर ब्रिटेन जो था वो ब्रिटिश का सारा सामान इंडिया में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था? ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपीज़ उसने कमा लिए थे इंडिया के ट्रेड से। ओके, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। अब देखो, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो हुआ करती थी वो सारी इतनी ज़्यादा अमीर हो गई थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे करके सारी अबॉलिश हो गई थी, क्योंकि उनका कोई जो गुड्स हो और सर्विसेज होता था वो बिल्कुल कोई ले ही नहीं पाता था। ओके, क्योंकि सब लोग क्या लेना पड़ता था, सब लोगों को इंग्लैंड की चीज़ें लेनी पड़ती थी, और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ होती थी उन पे भी इतना ही ज़्यादा टैक्स लगाया दिया जाता था। अब गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे, उन्होंने जब वो घर गए तो उन्होंने क्या बोला उनके ब्रिटेन के लोगों से कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब इतने ज़्यादा जो हैंड मेकर्स होते थे, वीविंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि हैंड से कोई एक चटाई वगैरह ऐसी चीज़ें बन जाती है, मैट बन जाता है हैंड से वीव करके उस किसी चीज़ को। तो उन्होंने क्या बोला जनरल बेंटिक ने कि जो इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं इंडियंस कि उनकी बोन्स नज़र आ रही हैं, तो उनकी जो बोन्स हैं वो ऐसे लगने लगी हैं कि वो कॉटन की बोन्स हैं, और वो ही इंडिया की जो प्लेन्स हैं, जो लैंड है इंडिया का, उसको ब्लीच कर रही हैं। वही सारी चीज़ें इंडिया को बर्बाद कर रही हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए हैं उनके सारे हैंडीक्राफ्ट वाले लोग, बिल्कुल बोनी फिगर हो गया उन सब का।
ओके, तो नाउ द सिक्स्थ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे इंडियंस थे उनको अब ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि जो इंग्लैंड वगैरह वाले जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, और देवर बिकमिंग इंटेलिजेंट, मतलब इंडियंस जो थे वो बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन में अब जा रहे थे, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उन लोगों के रूल से। तो इसीलिए यहाँ से शुरू हुई हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई। ओके, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835 एंड इन इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूले suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. अब देखो, अब क्या हुआ, इन लोगों ने एक और चीज़ लाई। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन हुआ करती थी, पहले भी पढ़ाई होती थी ऑफ कोर्स, तो पहले के जो स्कूल्स हुआ करते थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाते थे, उसके अंदर सिर्फ सिखाते थे पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। इंडियंस को किसी को भी ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आया करती थी, राइट, किसी को सीखनी होती थी तो वो स्कूल के थ्रू नहीं सीखता था, वो कहीं और से किसी ट्यूटर से सीखता था, राइट। तो इंग्लिश मैन जो थे उनके अंदर से एक मैन था जिसका नाम था मैक्यूले। उसने क्या बोला कि हम ना इंडियंस को इंग्लिश सिखाते हैं ताकि वो हमारी बातों को ईजीली समझ पाएँ और कोई भी हमारे बीच में ट्रांसलेटर वगैरह ना हो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने इंग्लिश लागू कर दी। अब इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू इन लोगों ने ऐसे क्लर्क्स वगैरह होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी वो दे दी, क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी उनके नीचे जॉब्स दे दी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना हो, तो ऐसा ये सारी जॉब्स उन लोगों ने किसको दे दी, इंडियंस को दे दी। इंसिडेंटली इट प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कि लॉजिकल सोचते हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो इस इंग्लिश एजुकेशन से जो इंडियंस थे उनको वो लॉजिक्स लगाकर सोचने लगे और उनको इस एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ इस एजुकेशन से, और इन लोगों ने लॉजिक के थ्रू सोचना शुरू कर दिया। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेडिकल कंडीशंस, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसके अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको भी एजुकेट करना चाहिए और हमें उनकी मटेरियल कंडीशंस को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा गरीबी फैल गई थी, स्टार्व कर रहे थे लोग, लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई मतलब ही नहीं था, उनको तो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। देन एक और आदमी क्या कह रहा है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मतलब होता है उनके जो दुख दर्द जो हैं उनको उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब देखो, जैसे कि हमने देखा था चैप्टर की शुरू में कि कितने ज़्यादा कम जो पार्ट्स थे इंडिया के जो कि ब्रिटिश में रूल कर रहे थे, बस वही पार्ट्स थे जिसमें ब्रिटिश रूल कर रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई जो अब हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं हमारे इंडिया के अंदर, ब्रिटिश एरिया ज़्यादा हो गया है। पिंक वाला किसका एरिया है, ब्रिटिश एरिया है, तो ब्रिटिश एरिया पिंक वाला तो ज़्यादा हो गया, राइट। और जो येलो स्टेट्स हैं वही हैं जिसमें थोड़े थोड़े प्रिंस जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन तब भी अभी भी क्या था, इन लोगों के वो रूल तो कर रहे थे लेकिन उनको भी ब्रिटिशर्स की बात ही माननी पड़ती थी। जो स्टेट्स थी जो बची हुई थी उनको भी किसकी बात माननी पड़ती थी, उनको भी ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ती थी। दे केयर्ड अ लिटिल ऑफ the needs of the Indians. Our kings have become puppets and we have lost our jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out then. ओके, अब देखो यहाँ पे लोग बाग क्या बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिससेटिस्फैक्शन जाने लग गया था इंडियंस का, इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ब्रिटिश के रूल से। तो अब यहाँ पे ये लोग शो कर रहे हैं किस तरीके से हमारे जो समाज था, हमारी जो सोसाइटी थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात होने लग गई हैं। अब क्या है, अब एक आदमी बोल रहा है कि जो हमारे किंग्स हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ हाथों के पुतले बन के रह गए हैं। हाथों के पुतले का मतलब यहाँ ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हमारे किंग्स हैं वो सिर्फ वही करते हैं जो कि इंग्लिश मैन जो कहते हैं, जो अंग्रेज़ कहते हैं, और हमने उन अंग्रेज़ों की वजह से हमारी जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल चली गई हैं। ओके, और जो हमारे लैंड्स हैं वो भी चले गए हैं, जो हमारी फील्ड्स हैं वो चले गई हैं, वो जो हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका जो रिलीजन है उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक आदमी क्या बोल रहा है, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो, तुम लोग
अगर तुम लोग को इतना ही बुरा लग रहा है तो उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश तो करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन लोगों के दिलों में चिंगारी लग गई है इंडिया के अंदर से ब्रिटिशर्स का रूल हटाने के लिए। अब जो स्पार्क्स है ना वो आग के अंदर बदल जाएंगे और ऐसे ही हमारा जो रिवोल्ट है वो शुरू हो जाएगा। अभी जो स्पार्क्स हैं, जो चिंगारियाँ हैं, ये आग के अंदर बदलेंगी। ओके, taxes continue to ruin the peasants in Bengal. The Santals, who had lost their land under the new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब देखो क्या हुआ, टैक्सेस जो थे उन्होंने बंगाल के अंदर एक संथल्स एक कास्ट है या फिर यू कैन से अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जिनके जो लैंड्स थे वो सारे न्यू रूल्स के अंडर सारे के सारे जो लैंड्स थे उनको कहाँ चले गए थे, वो ब्रिटिशर्स के हाथ के अंदर चले गए थे। अब देखो ये जब इनके लैंड्स गए ना इनके हाथ के अंदर तो ये लोग डेस्परेट हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने 1855 के अंदर एक ऐसी चीज़ करी जिससे एक ऐसा आग लगाई इन लोगों ने कि जिसमें सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो मर गए। मैसेकेयर मतलब होता है एक साथ किसी कम्युनिटी का एक साथ मर जाना। तो इन लोगों ने क्या करा, संथल्स ने उठाकर आग लगा दी ब्रिटिशर्स को। ओके, अब यहाँ से जो चिंगारियाँ थी आना शुरू हुई, पूरे इंडिया के अंदर रिवोल्ट होना शुरू हुए। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग टू द ईस्ट कंपनी आर्मी टू। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे mansions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age old customs? We must drive out the अंग्रेज़। अब देखो ये लोग को सबको समझ में आने लग गई है कि जो अंग्रेज़ हैं ये होते कौन है, हमें हर चीज़ के ऊपर हमें ओवर पावर करने के लिए। ठीक है, तो हे यू कैन सी जो ब्रिटिशर्स जो होते थे ना, जो जैसे कि आर्मी के अंदर क्या होता था, आर्मी के अंदर भी इंडियन मैन बहुत सारे हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी ना वो भी शुरू हो गई थी ये सारी चीज़ें को देखना और समझना। तो ये जो आर्मी थी ना उन लोगों ने क्या करा, इन लोगों के अंदर भी एक डिसकंटेंट आने लग गया पावर का, और उन लोगों ने बोला कि जो वाइट सोल्जर्स हैं इनको इतनी बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं एज इनकी पेंशन और जो सैलरी होती है उनकी इतनी ज़्यादा होती है, इनको मेंशंस मिलते हैं, इनको गुलाम मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमें इतनी कम सैलरी मिली जाती है, हमें इतने कम स्लो प्रमोशंस मिले जाते हैं। और एक यहाँ पे सोल्जर क्या कहता है, अब ये अंग्रेज़ होते कौन है, ये हमें सी को क्रॉस करने के लिए बोलने वाले हैं, ये तो जो कि हमारे रिलीजन से अलग है, ये टोपी वाले होते कौन है। टोपी वाले यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, ये जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ये लोग हर वक्त एक सर पे टोपी लगा के रखा करते थे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये होते कौन है, हमारे ओल्ड कस्टम्स को हटाने वाले। अब हमें इनको यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोइज दे रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर ह्यूमन यूनिफॉर्म्स। अब देखो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सिपाहीज़ थे, सिपाहीज़ यहाँ पे है जो सिपाही थे, उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। पर जब वो ऐसे रिवॉल्ट करते थे तो उनकी जो यूनिफॉर्म्स थे उनको उतार के फेंक दिया जाता था, और उनको जो आयरन्स हुआ करती थी, जो चेन्स हुआ करती थी, उनके अंदर उनको बांध दिया जाता था ताकि वो ये सारे रिवॉल्ट ना करें। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और पीपल्स माइंड। अब देखो क्या हुआ कि कुछ ऐसे ये थे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने क्या करा, उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी कि ऐसा करा उन्होंने कि इंडिया के जो कस्टम्स और रिलीजन जो हुआ करते थे ना उनको जाना है ना। जैसे मुस्लिम्स के अंदर ये होता है कि जो वो लोग पिग्स वगैरह नहीं खाते हैं, और ब्राह्मण्स के अंदर भी यही होता है कि वो काऊ एंड पिग्स ये लोग नहीं खाते। ओके, सो क्या है जो इन लोगों ने क्या करा, इंग्लिशमैन ने, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी राइफ़ल है ना, जो ग्रीस है ना, जिसको तुम मुंह से तोड़ते हो, जो एक ऐसी बुलेट होती है जो कि पहले के ज़माने में क्या करना पड़ता था, उनका जो ऊपर की जो ग्रीस होती थी उसको हटा के फिर उसको बुलेट में डालना पड़ता था। तो उसको किस चीज़ से बना दिया उन लोगों ने बोला कि ये जो राइफ़ल बनी हुई है ना, ये चीज़ काऊ और पिग्स के फैट से बनी हुई है, मतलब काऊ और पिग्स के गोश्त से बनी हुई है। अब इन लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स का जो धर्म था वो इस तरीके से मोल्डेड है कि वो लोग काउज़ एंड पिग्स नहीं खाते, राइट। तो
उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कल्चर के अंदर घुस के, पीपल की माइंड के अंदर घुस कर उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी कि ये जो राइफ़ल है ना, ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये पिग्स और काऊ के चीज़ से बनी हुई है, पिग्स और काऊ के फैट से बनी हुई, ये चीज़ उन्होंने बोल दी ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स से लड़े ना और वो बारूद वगैरह भी यूज़ ना करे। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दे हैव द वाइट मैन हैव डिसीव्ड अस टू, मतलब इन्होंने हमें भी परेशान करके अब रख ही दिया है। ओके, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। अब देखो इन लोगों को ये ऐसा कोई कम्युनिकेशन का चीज़ तो रहती नहीं थी। अब ये चपातीज़ ये जो रोटी वगैरह होती थी ना, इन लोगों से ये लोग क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। अब ये जो चपातीज़ हुआ करती थी उनके अंदर ये लोग क्या भेजते थे, ये लोग लिख लिख के सारी चीज़ें उन चपातीज़ पे भेज देते थे कि ये हमें करना है, ऐसे ऐसे हमें लड़ना है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप हमारे लिए रेडी हैं। तो क्या होता था, इन चपातीज़ के थ्रू इस सीक्रेट मैसेज भेजा जाता था और जो सामने वाला होता था वो बता देता था कि हाँ हमारे विलेज मैन रेडी हैं इन सब से लड़ने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इंडियंस क्या कर रहे थे, एक सीक्रेटली आर्मी बना रहे थे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू द फॉरेनर। लोटस, अब क्या हुआ, लोटस फ्लावर्स किसको दिए गए, इंडियन सोल्जर्स को दिए जाते थे, जिसका मतलब हुआ करता था डेथ टू द फॉरेनर्स। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। अब देखो जो मासेस हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे उस टाइम के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी जितनी वो जान लगा सकते थे अपनी, जितना उनके पास प्रॉपर्टी थी वो सब उनको बेचकर उन्होंने क्या करा, शेल्टर दिया उन लोगों को और पेट्रियट्स को शेल्टर देना शुरू कर दिया। अब हुआ रिवोल्ट। अब देखो किस तरीके से हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने कैसे रिवोल्ट करा। देन देयर वाज अ वॉयलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। मेरठ के अंदर इतना ज़्यादा उनको मारा गया ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। और फिर जो सिपाहीस थे, वो जो कि सिपाही थे, वो दिल्ली गए जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र जो थे वो रूल कर रहे थे और उन्होंने बोला कि लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह जफ़र, हमें उनका रूल नहीं चाहिए, आप हम पे रूल करेंगे। इसलिए जो सिपाही थे वो सारे दिल्ली गए। जो रेबेलियन जो था, वो जो हमारे ये जो चीज़ें थी, जो हमारे रिवोल्ट था, हमारा जो बदला था वो शुरू हो गया और ये चीज़ पूरी इंडिया के अंदर फैलना शुरू हो गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो लोग एंग्री थे। तो द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू। और हर जगह क्या हुआ, यही सारी चीज़ें शुरू हो गई और रिवॉल्ट शुरू हो गया। अब जो फाइट थी फ्रीडम के लिए 1857 में किस तरीके से शुरू हुई, लेट मी टेल यू कि मैनी रिफॉर्मर्स रूरल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वाज बिटर। अब बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनसे उनका रूल छीन लिया गया था। जैसे कि एक थी बेगम हजरत महल, तो उनके पास जितना पावर था उन्होंने उनका सारा पावर लगा दिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land। अब क्या है, पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों को क्या बोला, ये जो लीडर्स होते हैं ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए क्या करते हैं लोग बाग, क्या होते हैं इनकी बातों को सुनते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या है कि जो इन लोगों की बातें सुनी गई, अहमदुल्ला जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला है उसकी बात सुनी लोगों ने, और बेगम हजरत महल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब लगा दी फॉरेनर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और जो बरेली के और कानपुर के और इलाहाबाद के जो लोग थे वो सब उठना शुरू हो गए। अब अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या टोपे को क्या बोला कि हमें पेशवा नाना साहब चाहिए और हमें इंडिपेंडेंस के लिए आपकी मदद चाहिए और हमें आप ही चाहिए एज अ रूलर। ओके, सारे जो रूलर्स थे वो वापस खड़ा होना शुरू हो गए थे अगेंस्ट हु, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, एंड अब यहाँ पे एक एंड में आपको एक स्टोरी दी गई है कि कुंवर सिंह की, जो कि बिहार में रहते थे, कि उनके हाथ में क्या लग गई थी, उनके हाथ में एक गोली लग गई थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनका हाथ काट के कहाँ पे फेंक दिया, मदर गंगा के अंदर। उन्होंने बोला कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब वो
उन्होंने हाथ काटा और फिर वो वापस लड़ने के लिए शुरू हो गए और उन्होंने बोला कि दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है और मैं इसके बाद मर जाऊंगा। मतलब 80-80 साल के लोग भी जो कि ओल्ड एज के अंदर थे, उनके अंदर भी इतना पैशन था इन ब्रिटिशर्स को हटाने का कि उन्होंने भी इतना अच्छी तरीके से फॉट करा, इतना ज़्यादा पैशन था हमारे इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। So this was a very patriotic chapter, and I hope you all have gained a very patriotic feeling from this chapter as well. And the end has come of this chapter. So I hope you all have understood it well. So goodbye.